आज का टॉपिक है स्टेरॉइड क्रेटीन। जिम में यूज़ करने वाला सबसे सस्ता और सबसे कॉमन सप्लीमेंट क्रेटीन, जिसको आज भी आपके पिताजी स्टेरॉइड समझते होंगे। क्या है क्रेटीन, कैसे काम करता है, क्या है इसकी डोजेज, टाइमिंग, साइड इफेक्ट, किडनी, लिवर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें और एंड तक बने रहें क्रेटीन के बारे में फुल डिटेल्स जानने के लिए। तो क्या है क्रेटीन? बेसिकली क्रेटीन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि काफ़ी सिमिलर है प्रोटीन से। ये बनता है 3 अमीनो एसिड से, आर्जिनिन, ग्लाइसिन और मैथियोनिन, जिसमें से मैथियोनिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जो बॉडी खुद नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर पाती है और सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, इसे एक्सटर्नली बाहर से लेना पड़ता है। स्केलेटल मसल वो मसल है जो आपके बोन से कनेक्टेड होती है और यही मसल यूज होती है ड्यूरिंग वर्कआउट। क्रेटीन के नेचुरल सोर्सेस में है बीफ, फिश। इसके नॉर्मल इंटेक से एक इंसान दिन में लगभग 1 से 2 ग्राम पर डे का क्रेटीन इंटेक कंप्लीट कर पाता है। तो फिर क्या वेजिटेरियन सोर्सेज में क्रेटीन है? वेजिटेरियन सोर्सेज से क्रेटीन ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू 0 मिल पाता है। तो इससे तो फिर वेजिटेरियन के बॉडी में क्रेटीन की डिफिशियंसी हो जाती होगी। डेफिशिएंसीज तो नहीं होती है क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली भी क्रेटीन प्रोड्यूस कर लेती है थ्रू वेरियस ऑर्गन्स लाइक लिवर, किडनी। और क्रेटीन हमारे स्केलेटल मसल में स्टोर हो जाता है, जिसमें से 66% क्रेटीन हमारा कन्वर्ट हो जाता है क्रेटीन फॉस्फेट में। क्रेटीन फॉस्फेट, इस टर्म को आप याद रखिए क्योंकि आगे चल के हम इसी के ऊपर पूरी बात करने वाले हैं। बचपन में आपको स्कूल में कुछ याद हो चाहे ना हो, एक चीज़ ज़रूर याद होगी, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। और हमारी बॉडी एटीपी यूज़ करती है एज अ एनर्जी करेंसी। ये एटीपी है जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। एनर्जी बनाने के लिए हमारी बॉडी 3 मेन साइकिल्स पर डिपेंड करती है, जिसमें से पहला है क्रेटीन फॉस्फेट एनर्जी सिस्टम, दूसरा है ग्लाइकोलाइसिस और तीसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें से क्रेटीन फॉस्फेट एनर्जी सिस्टम सबसे बेस्ट सूटेड है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस जैसे कि वेट ट्रेनिंग और एक्सप्लोजिव मूवमेंट्स के लिए। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एटीपी जो होता है एडोनेसिन ट्राईफॉस्फेट, इसमें 3 फॉस्फेट लगे होते हैं। ये ब्रेक डाउन होकर बन जाता है एडीपी में, जिसमें एडोनेसिन डाईफॉस्फेट सिर्फ 2 फॉस्फेट ग्रुप बचते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इस प्रोसेस में एक फॉस्फेट रिलीज होता है जिससे एनर्जी भी रिलीज होती है और इस एनर्जी को हमारा बॉडी यूज़ करता है। अब यहाँ पर क्रेटीन का यूज़ होता है, जैसे कि आपको अभी हमने बोला था एक टर्म ध्यान में रखने के लिए, क्रेटीन फॉस्फेट। तो एक एंजाइम है क्रेटीन काइनेज जो इस क्रेटीन फॉस्फेट को ब्रेक डाउन कर देता है और फॉस्फेट मॉलिक्यूल को रिलीज़ कर देता है। ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल दोबारा से जाकर उस एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है और हमारी बॉडी का एनर्जी स्टोरेज वापस से रिप्लेनिश हो जाता है। ये क्रेटीन फॉस्फेट एनर्जी सिस्टम सिर्फ एक स्टेप का रिएक्शन है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है हमारी बॉडी को वैसे केसेस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव और अचानक से एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो क्या हम मसल के क्रेटीन लेवल स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं कि नहीं? रिसर्च के अकॉर्डिंग हम अपने क्रेटीन के लेवल को ऑलमोस्ट 10 to 40% बढ़ा सकते हैं अपने मसल्स में। ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, सिर्फ इतना बता के मुमकिन है या नहीं। इसके लिए लेकिन हमें क्रेटीन को एक्सटर्नली सप्लीमेंट करना होगा इन अ डोज ऑफ ऑलमोस्ट 5 ग्राम पर डे। और इस लेवल को अटेन करने के लिए नेचुरली आपको ऑलमोस्ट 10 to 15 kg मीट पर डे इनटेक करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। एग्जैक्टली। और सेकंड पॉइंट है जिससे क्रेटीन हेल्प करता है, वो है बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ा देना। क्रेटीन एक हाईली ऑस्मोटिक सब्सटेंस है। इसका काम है बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ा देना और बॉडी में मसल में बेसिकली वाटर होल्ड करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मसल में वाटर होल्ड करना एक बुरी बात है तो आप गलत है, क्योंकि 70% मसल हमारा वाटर से ही बना हुआ है। प्रॉब्लम तब है जब बाहर में वाटर होल्ड करना शुरू कर दे। अगर आपका मसल ज़्यादा हाइड्रेटेड रहता है तो ये एक अच्छा एनाबॉलिक एनवायरनमेंट बनाता है एक आपके हाइपरट्रोफी के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डोजेज के बारे में। क्रेटीन की डोजेज कितनी होनी चाहिए? कुछ साल पहले तक एक कॉमन डोज हुआ करती थी 5 ग्राम पर डे, लेकिन अचानक से अभी हाल फिलहाल में कुछ रिसर्च के बाद इसकी डोज चेंज हो चुकी है 3 ग्राम पर डे। अक्सर कंपनीज 3 ग्राम पर डे के स्कूप पर स्विच कर चुकी हैं। ये हुआ एक रिसर्च पे जो कि बेस्ड है नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी करने वाले लोगों पर। लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी ज़्यादा है, जो कि ऑब्वियसली होगी अगर आप जिम जा रहे हैं और हेवी वर्कआउट कर रहे हैं और आपकी बॉडी में अगर मसल मास ज़्यादा है, तो बेहतर यही है कि आप अपनी डोजेज को 5 to 10 ग्राम पर डे पर स्विच कर लें। और कुछ लोगों में तो क्रेटीन फुल इफेक्टिव होने के लिए 10 ग्राम से ऊपर वाले डोज पर ही काम कर पाता है। इसके बाद एक और चीज़ आपने सुनी होगी कि क्रेटीन में एक लोडिंग फेज़ होता है। लोडिंग फेज़ एक्चुअली लोग पहले ये कहते थे कि क्रेटीन का मसल में सैचुरेशन बढ़ाने के लिए शुरू के 1 वीक में हमें डोजेज बढ़ा लेनी चाहिए ऑलमोस्ट 25 से 30 ग्राम पर डे, जिससे क्रेटीन मसल में सैचुरेट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट वीक से नॉर्मल डोज जो कि 5 मिलीग्राम पर डे पर उस पर स्विच हो जाए। लेकिन ये बिल्कुल ही एक मिथ है।
और अगर आप नॉर्मल डोज 5 मिलीग्राम पर डे पर भी रहते हैं तो एक हफ्ते के अंदर आपका मसल ऐसे भी सैचुरेट हो ही जाएगा। लोडिंग फेज का एक डाउन साइड ये है कि अगर आप 25 to 30 ग्राम पर डे पर रहते हैं तो इससे आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपके गट में थोड़ा इरिटेशन हो सकता है या फिर ब्लोटिंग का भी चांसेस बढ़ सकता है। तो लोडिंग फेस करने का कोई फ़ायदा है नहीं। और अब हम बात करेंगे इसकी टाइमिंग के बारे में। बेसिकली इसकी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है नहीं, लेकिन कुछ रिसर्च में ये पता चला है कि अगर आप इसे पोस्ट वर्कआउट लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपकी मसल बिल्कुल डिप्लीट रहती है, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाती है क्रिएटिन का आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए और अच्छा रिजल्ट देने के लिए। नेक्स्ट एक चीज़ और आपने सुनी होगी कि क्रिएटिन को लोग कहते हैं कि इसको साइकिल कर लेना चाहिए, 3 महीने लेने के बाद 1 महीना ऑफ कर लेना चाहिए, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करें। लेकिन ये बिल्कुल ही एक मिथ है। लोग क्रिएटिन को पहले कंफ्यूज करते थे स्टेरॉइड से और ये मिथ उसी से निकल कर आया। जैसे स्टेरॉइड्स का साइकिल हुआ करता है कि 3-4 महीने लेने के बाद 1 महीने ऑफ होता है, वैसे ही लोग इस पर ज़बरदस्ती लगा कर बैठ गए कि इसको भी साइकिल करो। इसका कोई एविडेंस है ही नहीं, क्योंकि क्रिएटिन कोई स्टेरॉइड है नहीं और आपको हार्मोनली अफेक्ट नहीं करता है। ये बिल्कुल ही एक नेचुरल सप्लीमेंट है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिएटिन के फॉर्म के बारे में। तो कौन सा फॉर्म आपको लेना चाहिए? तो मार्केट में बहुत सारे क्रिएटिन हैं, पर जो सबसे ज़्यादा फेमस क्रिएटिन्स हैं वो हैं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और क्रिएटिन HCl। तो मोनोहाइड्रेट बाकी सारे फॉर्म से सबसे चीपर आता है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी है। आजकल देखा जा सकता है कि अगर आप बाकी फॉर्म से अगर उसको कंपेयर करेंगे तो वो एक तो चीपर है, इसलिए ज़्यादा सोचने के लिए या फिर ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बाकी सब तो ठीक है, क्योंकि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बाकी सारे फॉर्म से सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्रिएटिन से एसोसिएटेड रिस्क, जिसमें से ज़्यादातर तो मिथ्स ही हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा कि क्रिएटिन लेने से हेयर लॉस हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा है? ये हेयर लॉस का मिथ जो स्टार्ट हुआ था ये सिर्फ एक स्टडी पर बेस्ड है। 2009 में एक स्टडी हुई थी 20 रग्बी प्लेयर्स के एक ग्रुप पर, जिन्होंने 3 हफ्ते तक क्रिएटिन से सप्लीमेंट किया। इसमें से फर्स्ट वीक 25 ग्राम पर डे से ऊपर का डोज था। 3 वीक के बाद ये देखा गया कि इनका DHT लेवल अचानक से बढ़ चुका है और टेस्टोस्टेरोन लेवल वहीं का वहीं था। DHT वो हार्मोन है जो हमारे हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस स्टडी से कुछ लोगों ने ये कंक्लूज़न निकाल लिया कि क्रिएटिन से ही हेयर लॉस हो रहा है, लेकिन ये स्टडी उतनी कंक्लूसिव थी नहीं। बाद में ये पाया गया कि अगर आप जेनेटिकली ही ज़्यादा प्रोन है हेयर लॉस के लिए, तब भले ही क्रिएटिन कुछ इफेक्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी क्रिएटिन को हेयर लॉस से एसोसिएट करना बिल्कुल ही गलत है। दूसरी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन आपने सुनी ये होगी कि क्रिएटिन किडनी को अफेक्ट कर देता है। ये भी सिर्फ एक स्टडी पर बेस्ड है। 1990 में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, जिसमें एक इंडिविजुअल को पाया गया था कि वो काफ़ी हाई डोज में क्रिएटिन का यूज़ कर रहा है और वो पहले से भी कुछ कंडीशन से प्रोन था। बाद में उसकी किडनी पर कुछ असर हो जाता है। इसे भी लोग लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्रिएटिन किडनी को अफेक्ट कर देता है। दरअसल क्रिएटिन का एक बाई प्रोडक्ट होता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन वो सब्सटेंस है जिसे हम अक्सर किडनी फंक्शन को टेस्ट करने के लिए मेज़र करते हैं ब्लड टेस्ट के दौरान। क्रिएटिन जब क्रिएटिनिन में चेंज हो जाता है तो क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, लेकिन क्रिएटिनिन ऐसे भी बढ़ सकता है अगर आपके बॉडी में मसल मास थोड़ा ज़्यादा है और आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़, हेवी एक्टिविटीज़ थोड़ी ज़्यादा है। तो क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन को किडनी फंक्शन से रिलेट करना ये भी बिल्कुल ही गलत है। लेकिन प्रिवेंशन के लिए अगर आप वाटर इनटेक बढ़ा देते हैं तो फिर ये ठीक है, आप किडनी को सेफ़ रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि क्रिएटिन एक काफ़ी सेफ़ सप्लीमेंट है। इसके ज़्यादातर जो भी साइड इफ़ेक्ट्स आपने सुने होंगे वो किसी 1-2 स्टडी पर बेस्ड हैं जो कि उतने ज़्यादा कंक्लूसिव थे नहीं। तो क्रिएटिन बिल्कुल ही सेफ़ है, इसे आप बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के ले सकते हैं। और इसका एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये भी है कि क्रिएटिन आपके ब्रेन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ये आपके फोर ब्रेन फंक्शन को भी काफ़ी इंप्रूव करता है। फोर ब्रेन आपके ब्रेन का वो पार्ट है जो आपके डे टू डे प्लानिंग, डेली एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपने सुना ही होगा कि क्रिएटिन एक मोस्ट रिसर्च और वेल स्टडीड सप्लीमेंट भी है। और ये सारी रिसर्च जो हुई हैं वो बेसिकली क्रिएटिन के ब्रेन फंक्शन को देखने के लिए हुई है, ना कि मसल ग्रोथ के लिए। तो क्रिएटिन आपके कॉग्निटिव फंक्शन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रेन क्रिएटिन को एज अ फ्यूल सोर्स भी यूज़ करता है और ब्रेन क्रिएटिन को नेचुरली भी सिंथेसाइज कर लेता है। तो क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से आप अपने ब्रेन फंक्शन को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये थे क्रिएटिन के बारे में इन डेप्थ वीडियो। होप सो आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा क्रिएटिन को लेके अभी तक क्लियर हो चुका होगा, और नहीं हुआ होगा तो आप इस वीडियो को फिर से देखें। और डिटेल में हमने इस वीडियो को बनाया है ताकि अच्छी और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा सके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो क्रिएटिन को लेके। आगे और भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए कीप लिफ्टिंग एंड स्टे पम्प्ड।